हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न का मॉडल आंसर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर सेक्शन 2 के अंतर्गत करेंट अफेयर से संबंधित होगा। करेंट अफेयर के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो यह टॉपिक जो है वह आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक है। आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न है मॉडल आंसर डिस्कशन का, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के निहितार्थों को बतलाते हुए भारत अमेरिका संबंधों पर प्रकाश डालें। क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका संबंध शीत युद्धकालीन राजनीति से बाहर आ चुकी है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका और मिस्र के दौरे पर गए हुए हैं। अमेरिकी यात्रा उनकी समाप्त हो चुकी है और अब वे मिस्र के दौरा पर गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका दौरा संपन्न हो चुका हो तो आपको इस टॉपिक को मेंस के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना होगा, क्योंकि आगामी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है इंडिया अमेरिका रिलेशन और भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरा। ठीक है, हमने टेलीग्राम में भी आपको बताया था कि आज भारत अमेरिका संबंध और भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिकी दौरे से संबंधित एक मॉडल आंसर को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा। उसी के अंतर्गत मॉडल आंसर को हमने यहाँ पर फ्रेम किया है। मॉडल आंसर का जो प्रश्न है वह 2 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय प्रधानमंत्री की जो अमेरिकी दौरा हाल ही में संपन्न हुए हैं उसके क्या निहितार्थ हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ भारत अमेरिका संबंधों पर प्रकाश डालना है। यानी कि आप इंट्रोडक्शन के बाद आप भारतीय प्रधानमंत्री की जो अमेरिका दौरा हुआ है उसके निहितार्थ को बतलाएंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है, वर्तमान वैश्वीकृत परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी क्या प्रासंगिकता है। इसके बाद आप इंडिया अमेरिका रिलेशन पर प्रकाश डालें। तत्पश्चात आपको अंत में बताना होगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो भारत अमेरिका के बीच संबंध है वह शीत युद्धकालीन राजनीति से बाहर आ चुकी है, और इसके बाद आप निष्कर्ष के साथ आप आंसर को विराम देंगे। आइए मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमने कई बार बताया है कि मॉडल जब भी आप उत्तर लिखें तो इंट्रोडक्शन आपका संक्षिप्त, सारगर्भित और आकर्षक बिल्कुल होने चाहिए। 2 से 3 वाक्य इंट्रोडक्शन के लिए काफी पर्याप्त माना जाता है। तो चूंकि यह प्रश्न भारतीय प्रधानमंत्री के हालिया अमेरिकी दौरे से संबंधित है तो हमने डायरेक्ट इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट किया है। हाल ही में 20 से 24 जून 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हुआ। यानी कि 20 जून को भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे और 24 जून यानी कि आज भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे समाप्त हुई और अब वे मिस्र के लिए रवाना कर चुके हैं। तो हाल ही में 20 से 24 जून 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा संपन्न हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ सामरिक बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक नजरिए से भी काफी अहम एवं महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 वाक्यों में इंट्रोडक्शन को संक्षिप्त रूप में हमने डिस्कस किया। अगर इसकी आप भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे, इंडिया और यूएसए को अगर आप वैश्विक मानचित्र पर देखेंगे, वैश्विक पटल पर आप देखेंगे तो यह हमारा यहाँ पर इंडिया है और यह है यूएसए। भारत और अमेरिका दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हिंद महासागर और यहाँ पर प्रशांत महासागर। ये जो बेल्ट है वो प्रशांत महासागर और यहाँ पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में चाइना की गतिविधियां बढ़ रही है। इसके कारण नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के स्थापना के लिए भारत और अमेरिका एक दूसरे के काफी करीब आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वैश्विक मानचित्र अगर आप वहाँ पर सक्षम हो, कम समय में अगर आप मानचित्र को छाप सकें तो आप इसे वहाँ पर कॉपी में लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा मानचित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद भारत अमेरिका संबंध लंबे समय से प्रगाढ़ रहा है। लोकतांत्रिक मूल्य, विचारधारा, वैश्विक शांति, मानवाधिकार आदि कारक इन दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार रहा है। अगर भारत और अमेरिका संबंध आज एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ बन चुके हैं तो इसके कई सारे आधार बिंदु हैं, जिनमें एक है लोकतांत्रिक मूल्य, दूसरा है लोकतांत्रिक विचारधारा। लोकतांत्रिक विचारधारा का मतलब क्या हो गया? समानता, स्वतंत्रता,
न्याय, अधिकार, और इसी अधिकार के अंतर्गत आ जा गया मानवाधिकार, वैश्विक शांति। ये सारे कई सारे ऐसे कारक हैं, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण, ऐसे कई सारे कारक हैं जो भारत और अमेरिका संबंधों की नींव जिस पर टिकी हुई है और भारत अमेरिका संबंध के आधार बिंदु बने हुए हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भले ही अमेरिका के साथ खुलकर अपने संबंधों का विकास नहीं कर पाया, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ये दोनों देश एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। आप सभी शीत युद्ध की राजनीति को जानते हैं। शीत युद्ध की राजनीति के दौरान जो भारत जो था वह गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई थी। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब क्या हो गया? ना तो वह यूएसए के नेतृत्व वाली पूंजीवादी गुट के निकट है और न ही वह यूएसएसआर के नेतृत्व वाली साम्यवादी गुट के निकट है, बल्कि दोनों से एक समान दूरी बनाए रखा। यही हमारी है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष होना हमारी गुट निरपेक्षता थी। तो चूंकि हम उस समय भारत यूएसए और यूएसएसआर दोनों से एक समान दूरी पर खड़ा था, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि शीत युद्धकालीन राजनीति के कारण भले ही हमने उस समय जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उसके कारण भले ही हमने अमेरिका के साथ खुलकर संबंधों का विकास नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय हम यूएसएसआर और यूएसए दोनों से एक समान दूरी पर बने हुए थे। लेकिन जैसे ही 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होता है, 1990 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन होता है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यूएसएसआर कई सारे भाग में डिवाइड हो जाता है, बंट जाता है, और इससे कई सारे कंट्री जो है वह विकसित हो जाते हैं। रशिया देखेंगे आप, चेचेनिया देखेंगे, बुल्गारिया देखेंगे, चेकोस्लोवाकिया देखेंगे, कई सारे ऐसे कंट्री हैं जिसका इमर्ज होता है। और इसके बाद विश्व में एकमात्र खिलाड़ी जो बनकर उभरता है वह यूएसए। और जब विश्व का एकमात्र कोई खिलाड़ी बनकर उभरे तो यह समय की मांग होती है कि उसके साथ संबंधों को सुदृढ़ किया जाए, और इसीलिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ये दोनों देश एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। यहाँ तक जो भी हमने लिखा, उम्मीद है कि आप इसे पूरी स्पष्ट तरीके से समझ चुके होंगे। यहाँ पर जो सेंटेंस हमने लिखा उसे समझा दिया है। भारत अमेरिका संबंध न सिर्फ आर्थिक सहयोग और सैन्य क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए इन दोनों देशों का एक दूसरे के करीब आना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आज भारत अगर आप आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर, तो एक अमेरिका को भी एक बाजार की आवश्यकता है और भारत उस बाजार की आवश्यकता की फुलफिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, इससे कहीं ऊपर बढ़कर भारत अमेरिका संबंध आज हकीकत बन चुका है और दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यकता बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आतंकवाद का मुद्दा है, दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे से झुलस रहे हैं। अमेरिका में 9/11 की घटना हुई, भारत में 26/11 की घटना हुई, आतंकवादी घटना। इसके बाद अमेरिका और भारत दोनों मिलकर आतंकवाद से निपटने के लिए सुदृढ़ हैं और भारत हर एक वैश्विक मंच पर, चाहे वह G20 का समिट हो, SCO का समिट हो, G7 का समिट हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भाषण हो, या फिर किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे किसी भी कंट्री के साथ कर रहा हो, भारत प्रमुखता के साथ आतंकवाद का मुद्दा उठाता है। इसके अलावे भी कई सारे मुद्दे हैं। चीन को लेकर भारत और अमेरिका दोनों एकमत हैं। चाइना की जिस प्रकार से आधिपत्य वाली नीति बढ़ रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वह इंटरफ्रेंस कर रहा है, हस्तक्षेप हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर रहा है, उसके कारण भारत अमेरिका एक दूसरे के नजदीक चले आ रहे हैं। तो इस समय कहा जा सकता है कि समय की मांग है कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के करीब आए। यह वर्तमान समय की हकीकत है, आवश्यकता है या समय की मांग है, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इतने डिस्कशन के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर दोनों के बीच ट्रेड क्या है, ठीक है। तो दोनों के बीच अगर आप ट्रेड देखेंगे तो 1990 ईस्वी से पहले दोनों के बीच व्यापार काफ़ी अधिक सीमित मात्रा में होते थे 1990 के पहले, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब वैश्विक परिस्थितियाँ अनुकूल होती चली गई, भारत और अमेरिका के मध्य संबंध प्रगाढ़ होते चले गए, तो जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें भी निरंतर वृद्धि होती चली गई। और वर्तमान स्थिति यह है कि आप देखेंगे कि 2021-22 ईस्वी में जहां भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.5 बिलियन डॉलर हुआ, वहीं एक वर्ष के अंतर्गत यह 60.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया। तो आप देखेंगे इसमें भी 128.55 बिलियन डॉलर भले ही भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसके बावजूद 32.8 अरब डॉलर का जो ट्रेड है वह इंडिया के पक्ष में सरप्लस है, ठीक है। तो आप इससे
अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारत के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए भारत दोनों एक दूसरे की वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता बन चुके हैं, चाहे वह आर्थिक व्यापार के रूप में ले या फिर वैश्विक शांति और स्थिरता के संदर्भ में। ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत दोनों के व्यापार में लगभग 7.5% की वृद्धि हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। द्विपक्षीय व्यापार में एक वर्ष के अंतर्गत 7 से 8% की वृद्धि होना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्तर पर भी, इकोनॉमिक आधार पर भी दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी देखेंगे कि वह एफडीआई के मामले में हो या फिर इन्वेस्ट करने के मामले में हो, ट्रेड के मामले में हो, हर स्तर पर भारत और अमेरिका आज एक दूसरे के पूरक के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा वर्तमान प्रधानमंत्री का पहला राजकीय अमेरिका दौरा है। आप भारतीय प्रधानमंत्री की इस दौरे की महत्ता का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री, आप देखेंगे कि यहाँ 9 वर्ष से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इसके बावजूद उनका पहला राजकीय दौरा यह हुआ है, पहला राजकीय अमेरिका दौरा हुआ है। ठीक है, तो इसका महत्ता काफी अधिक हो जाता है। इस दौरान दोनों देशों ने विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समझौते इस प्रकार से हैं। तो वर्तमान समय में क्या निहितार्थ हैं और भारत अमेरिका संबंध क्या है, उसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाल ही में जो अमेरिका द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के हुए, उनमें कौन कौन से प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहला और प्रमुख है रक्षा तकनीक के ट्रांसफर को लेकर। आप हेडिंग अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे रक्षा तकनीक, डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है उसमें रक्षा तकनीक में हस्तांतरण को लेकर पहला पॉइंट। अमेरिकी जीई एरोस्पेस ने तेजस के जेट इंजन के संयुक्त उत्पादन हेतु HAL के साथ समझौता किया है। कुल मिलाकर जो यह समझौता है अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जीई और इंडिया की कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के मध्य किस लिए समझौता किया गया है, तो तेजस के जो जेट विमान है F414 इसके उत्पादन के लिए। तो अब सवाल उठता है कि अब अगर हमने अमेरिका के साथ इसके उत्पादन के लिए समझौता किया तो अभी तक यह किसके साथ मिलकर हम समझौता कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। तो यह जो जेट इंजन है अभी तक भारत जो है वह रसिया और यूरोपीय गठजोड़ से सैन्य जेट प्राप्त करता रहा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के द्वारा रक्षा क्षेत्र में तकनीकी का हस्तांतरण किया जा रहा है और यह तकनीकी का हस्तांतरण भारत के सबसे हल्के लड़ाकू तेजस विमान को लेकर हो रहा है। उसके जो F414 जेट इंजन है उसको लेकर हो रहा है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जीई और भारत की जो कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के मध्य करार हुआ है। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर यह काफी महत्वपूर्ण समझौता है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अगर आप देखेंगे कि चाइना के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका के द्वारा इन सभी टेक्नोलॉजी का चाइना की ओर ट्रांसफर किया गया। अब भारत के लिए उपयुक्त समय आ चुका है कि भारत भी अब उन्हीं मौकों को प्राप्त करे जो कभी चाइना अमेरिका से प्राप्त किया था। और इस क्षेत्र में जो बाइडेन के नेतृत्व वाली जो अमेरिकी सरकार है, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारत के साथ एक बेहतरीन समझौता किया है। दोनों देशों के मध्य विश्वास को यह प्रदर्शित करता है। अगला समझौता है भारत असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु आर्टेमिस संधि में शामिल हुआ है। आर्टेमिस संधि या अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है और यह असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण है, तो भारत भी इसमें शामिल हुआ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वह थोड़ा सा ये पेज बुलवर आ गया है, मैं पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, आप इसे सुन लीजिए। नासा एवं इसरो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए संयुक्त मानव मिशन पर सहमत हुए हैं। यानी कि जो नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी जो है इसरो, ये दोनों मिलकर 2024 के लिए एक संयुक्त मानव मिशन लॉन्च करना चाहते हैं, इस पर समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों देश परस्पर संबंधों को विकसित करने के लिए नए वाणिज्य दूतावास स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा, वहीं भारत जो है वह सिएटल में अपना मिशन स्थापित करेगा। तो वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। इसके अलावा जो समझौता किया गया है वह है
सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार संबंधी साझेदारी पर भी दोनों देशों ने सहमति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे कारोबारी अवसरों, शोध कार्यों व कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। दौरे के दौरान हुए रक्षा समझौते से यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब भारत को रक्षा संबंधी अहम तकनीक ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। हमने बताया कि कभी समय था जब चाइना अमेरिका से इस प्रकार की तकनीक को हासिल करता था और आज वह भारत से कहीं ज्यादा डेवलप कर चुका है और आज भारत के लिए वह समय है कि वह मौका अब भारत को मिले और अमेरिका जैसे देशों के साथ टेक्नोलॉजी को प्राप्त करके अपने डेवलपमेंट को सुदृढ़ करे। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य से भारत अमेरिका दौरा को आप लोग समझ सकते हैं। इन्होंने कहा, हम पुराने खरीदार विक्रेता संबंध को पीछे छोड़ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सह विकास और सह उत्पादन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सह उत्पादन के लिए जैसे हमने बताया, अगर दो देश मिलकर किसी एक चीज का उत्पादन करते हैं तो वह सह उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो आज देखेंगे कि कई सारे ऐसे इस दौरे के दौरान समझौते किए गए हैं जो भारत अमेरिका संबंध की महत्वपूर्ण नींव को तैयार कर रहे हैं और यह वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित हो रहा है कि भारत और अमेरिका वर्तमान समय में दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा निकट आ चुके हैं। यहाँ पर जो समझौते स्पष्ट हुए, इससे आपको तो ये लग रहा होगा कि भारत जो है वह अमेरिका की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट कर रहा है और अब रशिया जैसे कंट्री को भारत जो है उतनी तवज्जो नहीं देगा, लेकिन नहीं, हम लोग निष्कर्ष में इसे भी देखेंगे। विभिन्न समझौते से स्पष्ट है कि भारत अमेरिका संबंध शीत युद्ध की राजनीति से बाहर आ रही है। कैसे कह सकते हैं कि शीत युद्ध की राजनीति से भारत अमेरिका संबंध बाहर आ रहा है? क्या भारत अमेरिका के साथ पूरी तरीके से अमेरिकी गठजोड़ में शामिल हो गया है? क्या भारत नाटो का मेंबर बन चुका है? नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे समझौते अवश्य किए गए हैं जिससे कहा जा सकता है कि 1990 ईस्वी में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विघटन के पश्चात कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण भारत आज विश्व का एकमात्र शक्ति अमेरिका उसके पक्ष में जा रहा है और कई सारे ऐसे समझौते किए जा रहे हैं। पहला, सोवियत संघ विघटन के पश्चात अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा। इस दौरान दोनों के मध्य विद्यमान समान चुनौतियों ने रिश्ते को मजबूती प्रदान की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता और नियम आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए दोनों देश मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, नहीं, बल्कि यह समय की आवश्यकता है कि भारत अमेरिका के साथ संबंधों को सुदृढ़ करे और शीत युद्ध के दौरान जिस प्रकार से अमेरिका से उसने दूरी बनाए रखा उस दूरी को पाटने का कार्य करे, क्योंकि कई सारे भारत और अमेरिका के मध्य चैलेंजेस हैं, वो एक समान हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौती हमने बताया, आतंकवाद की हमने चुनौती बताया। वर्तमान देखेंगे वैश्विक परिस्थितियों में जिस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से सुस्ती देखने को मिल रही है वह स्थिति हो गया, रशिया यूक्रेन वार की स्थिति हो गया। कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो भारत और अमेरिका को निकट आने पर मजबूर कर रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने विविध विकल्पों हेतु अमेरिका से लिमोया, कॉमकासा, बीईसीए जैसे रक्षा समझौता भारत ने अमेरिका के साथ संपन्न किए हैं। अमेरिका की 9/11 तथा भारत की 26/11 जैसी घटनाओं ने भी रिश्ते को नज़दीकी प्रदान की है। और अंतिम पॉइंट जिसके कारण भारत अमेरिका की ओर नज़दीक शिफ्ट हो गया है, इसका कारण चीन को लेकर, ये चीनी नहीं ये चीन होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे, चीन को लेकर दोनों के समान हित है। तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जिसका आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है वह शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, इस गुटनिरपेक्षता की नीति से बाहर आ चुका है और अब कहीं ना कहीं भारत जो है वह यूएसए के गुट में शिफ्ट कर रहा है। इन पॉइंटों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन निष्कर्षतः यहाँ पर स्पष्ट है कि शीत युद्ध के पश्चात भारत अमेरिका संबंध निसंदेह प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम है। ऐसा नहीं है, अब देखेंगे शीत युद्ध के दौरान भी हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को अवश्य अपनाया था, लेकिन यूएसएसआर के साथ हमने सैन्य समझौता, यूएसएसआर के साथ बांग्लादेश के साथ युद्ध के दौरान हमने 1971 ईस्वी में यूएसएसआर के साथ सैन्य समझौता किया था। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़कर साम्यवादी गुट में हम लोग शामिल हो गए थे, ऐसा नहीं था। इसी प्रकार से वर्तमान समय में भले ही अमेरिका के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि हमने गुटनिरपेक्षता
गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग दिया है और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रशिया यूक्रेन वार। अगर हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग दिया होता तो रशिया यूक्रेन वार के दौरान या तो हम रशिया गुट में शामिल हो चुके होते या फिर यूएसए के नेतृत्व वाली जो गुट बन रहा है यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली उस पर रहते। लेकिन हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, हमने रशिया यूक्रेन वार के दौरान तटस्थता की नीति अपनाया और वैश्विक शांति की बात की। युद्ध को हमने कहा कि बातचीत के माध्यम से युद्ध को हल किया जा सकता है। रूस से तेल खरीद के मामले में भी आपने देखा होगा कि अमेरिका और यूरोपीय कंट्री के द्वारा भारत पर दबाव बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बरकरार रखा और यहाँ पर राष्ट्रीय हित को इसने तवज्जो दी। S-400 डील में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारत पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को वरीयता दी है। इस संदर्भ में वैश्विक शक्ति संतुलन, विभिन्न रक्षा समझौते, आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र आदि को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा अत्यंत सफल माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि जो भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा हुआ है वह भारत के दृष्टिकोण से, अमेरिका के दृष्टिकोण से और वैश्विक दृष्टिकोण से कई सारे स्तरों पर यह देश के लिए, विश्व के लिए और समस्त अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कई सारे समझौते किए गए हैं। तो दोस्तों, चूंकि यह हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की दौरा संपन्न हुई है और अब चूंकि बीपीएससी में शॉर्ट नोट भी पूछे जाने की प्रचलन बढ़ गई है, तो आपको यह टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। हो सकता है कि यह प्रश्न शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग में पूछा जा सके, तो कोई कमी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन हर एक टॉपिक को आप लोग करते जाइए। महत्वपूर्ण टॉपिक को हमारे द्वारा भी मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस किया जाता है। आप उसे देखिए, देखने के बाद आप उसे शॉर्ट नोट्स बनाइए या फिर हो सेम आप उसको नोट्स के रूप में फ्रेमिंग कर सकते हैं। इससे आपका टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा और प्रीलिम्स के बाद आप पर प्रेशर बहुत कम रहेगा। आगे आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं पुनः आप सबके लिए उपस्थित रहूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।